ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला चल रही है, जिसका हम आज चैप्टर कौन सा देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर देखेंगे। इससे पहले 13वां चैप्टर हम कल देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था खाद्य पदार्थों का संग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट। जो भी हमारे पास भोजन बनाने की सामग्री होती है, जैसे हल्दी हुआ आपका, और तेल हुआ, इस तरह की जो भी आइटम होते हैं उनमें किस किस चीज़ की मिलावट करी जा सकती है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जा रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, सिंह बनू सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर चुके होंगे तो आपको परीक्षा हॉल में इतनी परेशानी नहीं होगी, जितनी अमूमन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों का नेचर जाने बिना वहाँ पे बैठा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है। अब तक हमारी 5 से 6 PDF हो गई हैं टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अपलोड करने के लिए। तो जल्दी ही हम किसी एक दिन सबको अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखिए, मिलावट कहते हैं तो मिलावट किसको कहते हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है, यानी आपको मिलावट का मीन्स पता हो, क्योंकि यहाँ जो टाइटल है वो क्या है, भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो किसका है, मिलावट का, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है मिलावट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मिलावट क्या है। बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को है, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को है, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, उपयुक्त सभी यानी मिलावट कहा जाता है। अगर बात की जाए मिलावट कानून कब आया, क्या मतलब इस पर हुए, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम था मिलावट निरोधक अधिनियम, जिसे PFA की क्या दी गई कहा जाता है, PFA कहा जाता है। यह 1 जून 1955 से लागू किया गया था। मिलावट के अंतर्गत क्या क्या आता है, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य के स्थान पर क्या करना है, कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना, अर्थात यह सब मिलावट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, पिसे मिर्च में ईंट का चूर्ण मिलाना, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना, दूध में पानी मिलाकर बेचना, ये सभी क्या है, मिलावट के एग्जाम्पल हैं। तो इसी तरह से कौन सी वस्तु में क्या मिल सकता है और किससे खरीदने वाले को ये ना पता पड़े कि उसमें मिलावट है, इस तरह की मिलावट की जाती है, यानी वो चीज़ उसकी सेम दिखने वाली होती है। सामान्यतः मीठी सौंफ और सुपारी में कौन सी मिलावट की जाती है, तो मीठी सौंफ और सुपारी बहुत मार्केट में मिलती है, तो यहाँ पे कौन सी मिलावट की जाती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ओरामिन की मिलावट की जाती है, यानी आंसर रहेगा डी, केवल और केवल डी। चलिए यहाँ देख लेते हैं, सामान्यतः मीठी सौंफ एवं सुपारी में ओरामिन की मिलावट की जाती है। ओरामिन क्या है, तो ये मिलावट करने से सौंफ एवं सुपारी का रंग गहरा हो जाता है, जिसके द्वारा सौंफ और सुपारी में खुशबू उत्पन्न की जाती है। रंग तो गहरा हो जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा क्या करेगा, ताज़ा अंडा अगर हम पानी में डालेंगे तो याद रखिएगा वो नीचे बैठ जाएगा। ये सबसे बड़ा अंडे का परीक्षण है। अगर ताज़ा अंडा है, यानी बहुत से कहते हैं ना कि अभी लो ताज़ा अंडा आया है, तो ताज़ा अंडा है तो अगर आप उसे पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। खरीदने वाले उसका परीक्षण करके ही खरीदते हैं। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाएगा, यह शुद्ध अंडे की पहचान है। अगर अंडा पानी में डालने पर तैरने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अंडा खराब है, और निर्माण यानी बेचने वाला आपको झांसे में लेकर बेच रहा है, यानी उसके प्राइस जो देंगे आप, उसकी उतनी प्राइस की कीमत नहीं होगी। एपिडेमिक ड्रॉफी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है, तो वो मिलावटी तत्व है ऑर्जिमोन का तेल। ऑर्जिमोन का तेल कहाँ मिलाया जाता है, तो सरसों के तेल में मिलाया जाता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे है एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग ऑर्जिमोन का तेल के सेवन से होता है। सत्यानाशी यानी ऑर्जिमोन के तेल, ऑर्जिमोन को दूसरा क्या नाम है, याद रखिएगा, सत्यानाशी यानी सब कुछ नाश करने वाला। ऑर्जिमोन के तेल को सरसों के तेल के साथ मिलाकर या मिलावट की जाती है। इसमें पैरों में सूजन, ज्वर
और जठरांत शोथ संबंधी रोग, यानी आपकी जो जठर है यानी आपके पेट है उसमें कई तरह की बीमारी हो जाती हैं, शरीर में दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न में से मेटानिल की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? तो बेसन में की जाती है। किस में की जाती है? तो बेसन में की जाती है। जो मार्केट पे आपकी आंखों के आगे चक्की लग के पीसते हैं वही बेसन सबसे शुद्ध माना जाता है। बेसन में मेटालिन की मिलावट की जाए। मेटालिन येलो ये जो क्लास का एक डाई है। विशेषण यहाँ पे विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में इसका उपयोग बीज संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है, बीज के यहाँ पे क्या है, पीएच के संकेत में किया जाता है और pH 1-2 और pH क्या होगा 3-2 के बीच इसका रंग लाल से पीले रंग में बदल जाता है। अगर इसकी बात की जाए pH की तो ये 1.2 से 3.2 के बीच में क्या होता है, लाल रंग में बदल जाता है, लाल से पीले रंग में बदल जाता है। अगर इतने बीच की अगर वैल्यू है तो ये क्या करेगा, लाल से अपने आप को पीले रंग में बदल लेगा, क्योंकि बेसन कैसा होता है, पीला होता है। दाल में मेटालिन येलो रंग मिलाया जाता है। यह रंग औद्योगिक प्रयोग होता है तथा इसके खाने से कैंसर का खतरा होता है। तो आजकल अमूमन ये बीमारी सबको बच्चों में भी देखने को मिलती है, कैंसर। तो जाहिर सी बात है कि ये खान पान की वजह से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है तो याद रखेंगे एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है, मूंगफली को खराब कर देता है। हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। हल्दी में किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। हल्दी में मिलावट का परीक्षण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। हल्दी में मेटालिन येलो नामक रसायन की मिलावट की जाती है जिससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा रहता है। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यानी 1965 ईस्वी से 1900 यहाँ पे 1965 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1900 यहाँ पे जो रहेगा 87 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर हम उसकी बात करें तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा, तो याद रखेंगे 1954 ईस्वी में। खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनमें अगर कोई मिलावट हो रही है तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, 1954 ईस्वी में खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HACCP सिस्टम किसके लिए है? तो अगर बात की जाए याद रखिएगा HACCP, ठीक है, यहाँ पे CCP ये सिस्टम किसके लिए है? तो नियंत्रण, यहाँ पे नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों को क्रमिक विश्लेषण और नियमित अन्वेषण के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को हमें आपस में मिलाना। काली मिर्च है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, तो यानी किस में किस चीज़ की मिलावट की जा सकती है, तो इनको मैचिंग में मिलाना। अगर काली मिर्च की बात की जाए तो पपीते के बीज हैं। मिर्ची पाउडर की बात की जाए तो ईंट है, तो अगर लाल रंग की ईंट होती है लाल रंग का मिर्ची पाउडर होता है। हल्दी की बात की जाए तो हल्दी में क्या मिलता है, तो मेटिलिन पीला मिलता है, जिसकी हमने वैल्यू आगे बात की थी। तो 1.2.1 से 3.2 तक कुछ इस तरह से वैल्यू थी, जैसे वो लाल से पीले रंग में डेवलप हो या बदल जाता है। धनिया की बात करी जाए तो धनिये में क्या मिलता है, तो गाय का गोबर या कहेंगे गोबर मिला दिया जाता है। तो इस तरह से बाहर की जो भी आप मिर्च मसाले लेते हैं उनमें भी काफ़ी मिलावट आपको देखने को मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
बात की जाए पीएफए का विस्तृत रूप क्या है, अगर पीएफए की बात की जाए तो यहाँ पे प्रिवेंशनल ऑफ फूड, यहाँ पे एडल्ट्रेशन हो जाएगा। आप अलर्ट रहें, एडल्ट्रेशन क्या है, अलर्ट से है, यहाँ पे यानी जागरूक रहें। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फूड, फिर क्या है, एडल्ट्रेशन। इस तरह से इसका विस्तारित रूप है। अगर बात की जाए पीएफए का, तो पीएफए को खाद्य अवमिश्रण की रोकथाम है, यानी एक्ट कब बना था, तो 1954 में पारित किया गया, तो 1955 में ये लागू कर दिया गया। ठीक है, 1955 में लागू और 1954 में ये पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा माल व संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति है, तो वो है FIFO। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और संसाधित माल पाते ही यानी क्या है जाते ही FIFO का उपयोग किया जाने की पद्धति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य यहाँ पे अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो पारित कब हुआ था, 1954 में। लागू कब हुआ, 1955 में। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। वर्तमान समय में भोजन पदार्थों में मिलावट का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण पाचन संस्थानों, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जी संस्थान, नाड़ी संस्थान और संवेदी तंत्र आदि प्रभावित होते हैं। लगातार मिलावटी भोज्य पदार्थ यानी यहाँ पे है एडल्टरेटेड फूड के उपयोग से व्यक्ति बीमार, निर्मल, कमजोर और शक्तिहीन हो जाता है। कचरी दाल के लगातार प्रयोग से विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। सरसों के तेल में ऑर्चिमोन तेल मिला होने से ट्रॉफी रोग हो जाता है, जिसके कारण नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान आदि प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को पेशीय लकवा हो जाता है। चलिए और बात कर लेते हैं नीचे क्वेश्चनों की। जो नीचे क्वेश्चन है, HACCP के 7 सिद्धांत दिए हैं, इनको सही क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। अगर आप UGC के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको सही क्रम में सिस्टमेटिक क्रम में रखना है। अगर बात की जाए पहला क्या रहेगा, तो वो है जोखिम विश्लेषण। यहाँ पे है जोखिम विश्लेषण कीजिए। फिर जो रहेगा यहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का निर्धारण कीजिए। और देन उसके बाद जो रहेगा समीक्षात्मक सीमा। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे समीक्षात्मक सीमा तय कीजिए, समीक्षात्मक सीमा तय कीजिए। फिर जो रहेगा अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित कीजिए। जो अनुश्रवण प्रक्रिया है उसको क्या करना है, स्थापित करना है। अनुश्रवण प्रक्रिया को स्थापित करने के बाद देन हम क्या करेंगे, सुधार क्रिया को स्थापित कीजिए। तो सुधार क्रिया को स्थापित करना है। सुधार क्रिया को स्थापित करने के बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसीजर से हमें गुजरना होगा। कहाँ है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्थापित कीजिए। फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर के बाद जो देखेंगे वो है अवलेखन प्रक्रिया और दस्तावेज प्रक्रिया स्थापित कीजिए। जो अवलेखन प्रक्रिया है और दस्तावेज प्रक्रिया उसे स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से ये सभी हो जाएगा। अगर कोड की बात करें तो वो बनेगी B, यानी DBFGCAE। तो चलिए यहाँ पे ये पूरा हुआ। सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है, तो ऑर्जिमोन की जाती है, जिससे क्या होता है, नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है। याद रखिएगा ऑर्जिमोन की मिलावट से क्या हो जाता है, तो एपिडेमिक यहाँ पे है ड्रॉप्सी नामक क्या है रोग हो जाता है। इस तेल के प्रयोग से क्या होता है, वेरी वेरी लक्षण प्रतीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी जो मिलावट ही व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक ना होकर क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं और कई रोगों को उत्पन्न करती हैं। सरसों के तेल में ऑर्जिमन तेल का द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? अगर सरसों के तेल में ऑर्जिमन तेल की मिलावट है तो आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाकर ऑर्जिमन तेल की पहचान की जाती है। प्राय दही में डॉट डॉट की यहाँ पे मिलावट की जाती है, तो दही में क्या मिलाया जा सकता है? तो पानी मिलाया जा सकता है। कसेरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में डॉट डॉट मिलाया जाता है, तो यहाँ पे अरहर दाल में। कसेरी दाल कहाँ पे मिलाई जाती है? अरहर की दाल में। जो दालें अरहर की सस्ती आती हैं उनमें कसेरी दाल की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ची पाउडर में पाए जाने वाला मिलावटी तत्व है, तो ईंट का पाउडर। यानी ईंट लाल रंग की होती है और मिर्ची पाउडर भी लाल रंग का होता है, तो ईंट का पाउडर मिला देते हैं हम पर। है सब क्या है? आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारक कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लिखिए। जो अभी हमने देखे थे, फिर आगे सही क्रम में क्या करना है? लिखना है। इसके किसको? तो कारणों को सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे चलिए कूट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कौन से कारण है। अगर बात की जाए किसकी, तो यहाँ पे खतरों का सबसे पहले अभी हमने देखा था, खतरों का क्या करना है? खतरों का अभिनिर्धारण और मूल्यांकन करना है। देन उसके बाद जटिल यहाँ पर नियंत्रण बिंदुओं का अभिनिर्धारण है। देन उसके बाद यहाँ पे नियंत्रण और निवारण के लिए मानदंड विकसित करना है। फिर इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदुओं को और यहाँ पे क्या रहेगा? मॉनिटर करना है। और देन उसके बाद क्या रहेगा? सुधारात्मक उपाय करना है। नीचे दो टेबल दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे हमें सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, कंपैरिजन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। मक्खन है, केक है, तेल है, गुलाबी चाशनी है और संतरे के सुक्वेस है। यहाँ पे सुक्वेस है, तो यहाँ पे क्या करना है उसे देख लेते हैं। अगर बात की जाए मक्खन की, तो यहाँ पे एनिटो मक्खन में मिलेगा। केक में बेकिंग सोडा मिलता है, जिसको आप खाने वाला सोडा कहते हैं। अगर तेल की बात की जाए तो तेल में क्या रहता है? BHA रहता है। ठीक है, BHA के बाद गुलाबी चाशनी की बात की जाए तो यहाँ पे गुलाबी चाशनी में जो रहेगा वह है कोचिनील रहता है। अगर संतरे की बात की जाए कि संतरे के सीक्वेंस में क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे ये आपस में यहाँ पे इस तरह से मिला लिए गए हैं। यानी किस भोज्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है ये हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HACCP निर्धारण करने हेतु सही क्रम बताइए। यानी यहाँ पे इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे? HACCP ये HACCP जो हमें इसमें एक्स्ट्रा जानने के लिए हम क्या करेंगे, आज इसकी टेलीग्राम पर पोस्ट डाल देंगे, जिससे कि आप सभी इसमें पढ़ लें कि HACCP, क्योंकि इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे। चलिए कल का कोई एक क्वेश्चन था वो भी हमें देखना था, तो जल्दी ही आज देखकर उसे डालेंगे टेलीग्राम पर और HACCP भी डाल देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। बट एक्स्ट्रा पढ़ें जब वो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो या हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उसके सही क्रम को बताइए। तो ये UGC के लिए हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये श्रृंखला जो चल रही है ये UGC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे? खतरों की पहचान और गंभीरता तथा जोखिम का आकलन करेंगे। अगर इसका आकलन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सूक्ष्म नियंत्रण बिंदुओं का पता लगाना है। फिर सूक्ष्म नियंत्रण बिंदुओं का पता लगाना है। फिर सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण करना है। फिर सूक्ष्म बिंदुओं के बाद फिर CCP की निगरानी हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना है। CCP की निगरानी हेतु प्रक्रिया का हम निर्धारण कर लेंगे। फिर सही कार्य का निर्धारण करना है। फिर प्रभावी रिकॉर्ड संरक्षण का निर्धारण करना है। जो प्रभावी रिकॉर्ड संरक्षण उनका निर्धारण करना है।
और फिर तंत्र की जांच के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करना, जो तंत्र उसकी जांच के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसका निर्धारण करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें पेयर्स मिलाने, यानी दही में क्या मिलाया जा सकता है, तो दही में पानी मिलाया जा सकता है। दूध हो या दही हो, इन जो दूध के प्रोडक्ट हैं उनमें मोस्टली दूध और दही की अगर बात की जाए तो उनमें पानी की ही मात्रा ऐड की जाएगी मिलावट के नाम पे। तो दूध में क्या दही में क्या मिलाया जा सकता है, पानी मिलाया जा सकता है। अगर घी की बात करें तो घी में किस चीज़ की मिलावट आती है, तो यहाँ पे है ब्लांटिंग पेपर की क्या है मिलावट आती है घी में। ठीक है, यहाँ पे ब्लांटिंग पेपर की मिलावट आती है। अगर अनाज की बात की जाए तो अनाज में क्या मिला आता है, आपने देखा होगा हाथ डालो तो रेत जैसा हो जाता है। आटे में क्या मिला आता है, तो आटे में याद रखिएगा यहाँ पे है टेल्कम पाउडर एक आता है, टेल्कम मिला आता है आटे में। तो जाने हम कहीं पे भी मिलावट से बच नहीं सकते। कहीं पे भी आप किसी भी स्तर के इंसान हो, मिडिल हो, हाई हो, लो मतलब लो हो, बट आप कहीं ना कहीं मिलावटी चीज़ों का सेवन कर रहे हो। ये मिलावटी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हैं, तभी तो रोगों की संख्याएं बढ़ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। तो जो राई के बीज हैं उनमें किस चीज़ की मिलावट की जाती है, क्योंकि हमारा राई के बिना पुलाव नहीं बनता, या पुलाव नहीं बनता, और क्या नहीं बनता, और पोहे भी नहीं बनते। तो चलिए राई को देख लेते हैं, राई में क्या है। तो जो सरसों के तेल में मिलाया जाता है वही राई में मिलाया जाता है ऑर्जिमोन के बीज, यानी ऑर्जिमोन तेल मिलाया जाता है तेल में। और राई की बात करें तो ऑर्जिमोन के जो बीज होते हैं वही क्या करते हैं, राई के बीजों के साथ मिला दिए जाते हैं, क्योंकि उसके भी देखने में दाने वैसे ही होते हैं, बट ये खाने के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, राई का मतलब क्या है, सरसों। राई एवं सरसों में ऑर्जिमोन का बीज मिलाया जाता है तथा हम इसका परीक्षण के द्वारा पहचान सकते हैं। 5 मिलीग्राम सरसों के ऑयल में 5 नाइट्रिक एसिड मिलाएं तथा इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। यदि इसका रंग लाल हो जाए तो इसमें ऑर्जिमोन का ऑयल मिला हुआ है। रंग लाल हो गया तो ऑर्जिमोन ऑयल मिला हुआ है। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अप मिश्रण कौन सा है, तो यहाँ पे अप मिश्रण की बात करते हैं मसले हुए आलू। ये क्या करते हैं, आइसक्रीम में मिलाए जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम जितनी सॉफ्ट आपको लगती है उतनी ही उसमें प्योर मात्रा दूध की ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दूध काफ़ी महंगा होता है। तो मसले हुए आलू उसमें ज़्यादा मिलाए जाते हैं। पर चलिए, मसले हुए आलू इतना हार्मफुल या इतने मतलब स्वास्थ्य के लिए ख़राब नहीं होते। मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में उसमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी क्या इनमें से नहीं मिलाया जा सकता, इनमें किनमें, मूंग दाल में, बेसन में, चना जैसी दालों में, यानी चना दाल में। तो मसले हुए आलू देखते हैं, मेटेलियो येलो है, लेड कोमेट है, और केसरी दाल है, कसेरी दाल है। तो यहाँ पे क्या है, मसले हुए आलू नहीं मिलाए जा सकते। मसले हुए आलू किस में मिलते हैं, आइसक्रीम में मिलाए जाते हैं। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाला अपमिश्रक का नाम क्या है, तो यहाँ पे है ब्राउन जो डस्ट है, डस्ट वो क्या है, आटे में मिलाई जाती है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चलिए इसी के अंतर्गत यानी चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत अगर इसके एक पार्ट को देखें तो वो क्या है, भोजन बनाने की विधियाँ एवं रंग में परिवर्तन, यानी किस तरह से हम अपने भोजन को तैयार करते हैं, किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, और किस तरह से वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन के कारण उसमें शरीर के लिए वो हार्मफुल हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भोजन पकाने की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भोजन पकाने का यहाँ पे है खदकाना, पकाना या खदकाना, याद रखिएगा। इसको क्या याद रखते हैं, तो इनको याद रखिएगा सिमरिंग विधि में।
तापमान होता है। तो यानी भोजन जब खदकाया जाता है तो उसमें कितना टेम्परेचर रखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 82 अंश से 99 सेंटीग्रेड तक, 82 सेंटीग्रेड से यहाँ पे 82 सेंटीग्रेड से 99 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। भोजन पकाने की विधियाँ: जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा, वायु द्वारा। जल द्वारा हम कैसे पकाते हैं? उबालना, खदकाना और धीमी आग पर पकाना। ठीक है, उबालना, जैसे आलू को हम क्या करते हैं? बॉइलिंग करते हैं। तो बॉयल कब करते हैं? तो 212 फ़ारेनहाइट से 1000 सेंटीग्रेड तक करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे खदकाना, यानी यहाँ पे क्या करना है? खदकाने की अगर बात करें तो सिमरिंग है। तो ये क्या है? तो ये 180 से 210 फ़ारेनहाइट है। और क्या है? 95 सेंटीग्रेड है। धीमी आग पर पकाना क्या है? तो यहाँ पे अगर धीमी आग की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? स्टेविंग हो जाएगी, यानी 180 फ़ारेनहाइट और 90 सेंटीग्रेड है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा कि ये सही रहेगा। यहाँ पे मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। तो क्या है अंडे की भूमिका का उदाहरण? पाइसीकारक अभिकर्ता का। क्या है यहाँ पे? पाइसीकारक अभिकर्ता का है। अंडे के सफ़ेद भाग को हटाकर पीले भाग में मेयोनेज बनाया जाता है। केक, बिस्किट, पेस्ट्री आदि में मेयोनेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात की जाए ए और आर की, तो ए कह रहा है, यानी अवकथन कह रहा है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, तो पके हुए जो तरबूज होते हैं उसकी क्या है? शक्ति अधिक होती है। जबकि दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? कथन और कारण दोनों हैं। अब दूसरा तर्क क्या कह रहा है? सामान्य मूल्य पर जैसे ही तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। तो उपयुक्त कथनों का यहाँ पे आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही को चुनिए। तो यहाँ पर अगर सही की बात पूछी जाएगी या कही जाएगी तो यहाँ पे सही में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पकाने की किस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है? तो यहाँ पे है पोचिंग जो विधि है उसमें नमी एवं ताप आवश्यक है। अगर पोचिंग के तापमान की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये 80 से 85 सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लीचिंग के बारे में बताता है? तो ब्लीचिंग के बारे में बताता है वर्णक, तो उसकी बात की जाएंगी तो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पे उबलते पानी में खाद्य पदार्थों को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। निम्नलिखित भोजन भूजने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो भूजने की जो प्रक्रिया उसके द्वारा पकाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पापड़ है, जिसको हम भूजकर पकाते हैं। पापड़ के बाद सरकंद है, सरकंद के बाद जो रहेगा रोटियां हैं। इनको हम क्या करते हैं? भूजने की क्रिया के द्वारा पकाते हैं, पापड़, सरकंद और रोटियां। तो यहाँ पे जो विकल्प बनेगा वो क्या बनेगा? तो याद रखेंगे कि विकल्प क्या रहेगा? तो वो रहेगा डी, बी। ठीक है, ए, बी, डी। अभिकथन और तर्क को देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग आधा घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। जबकि तर्क क्या कह रहा है उसे जान लेते हैं। कि तर्क कह रहा है पुनः गूंथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो तर्क क्या रहा है? आर रहा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें राइट क्या रहेगा। भाई ग्लूटेन उत्पन्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आटे में क्या होता है? ग्लूटेन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डॉट डॉट मिलाकर पुनः बनाया जाता है। तो ये राइट आंसर रहेगा गुनगुना जल।
ठीक है, ये क्या रहेगा, गुनगुना जल रहेगा। निर्जलीकृत यानी यहाँ पे है डायरेक्टेड अंतरिक्ष भोजन, गुनगुना जल यानी यहाँ पे है लेग ब्राउन वाटर मिलाकर पुनः बनाया जाता है। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो वो विधि है यहाँ पे ग्रिलिंग। ग्रिलिंग जो है वो विधि कही जाती है। दूध के उस अपमिश्रण का नाम क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो वहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। तो वो विधि है माइक्रोवेव, जिसमें क्या है, भाप का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वह है पॉपअप टोस्टर। ठीक है, पॉपअप टोस्टर के नाम से उसे जाना जाता है। इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, तो स्टेविंग क्या है, सूखे ताप पर पकाने की नहीं है। बेकिंग, और यहाँ पे जो बेकिंग रहेगा और क्या रहेगा देख लेते हैं, और क्या रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे स्टेविंग जो है वो क्या है, यहाँ पे सूखे ताप पर पकाने की विधि नहीं है। बेकिंग है और रेस्टिंग है और यहाँ पे गिलिंग है। तो बट ये क्या नहीं है, तो याद रखेंगे स्टेविंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। क्यों रहेंगे भाई, क्योंकि वो वाष्प के द्वारा बाहर नहीं उड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि वो कम समय लग रहा है और उसने क्या है कि पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाष्प के साथ वो उड़ते नहीं हैं, याद रखेंगे। जब चावल अधिक पानी में डुबाया जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है। तो कभी भी चावल हमें पसाना नहीं है। अगर पसाते हैं तो कुछ तत्व वैसे भी चावल में ना के बराबर पोषक तत्व होते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, यानी बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान हो जाता है अगर आप चावलों का पानी निकाल देते हैं, यानी माड़गो चावल से अलग कर देते हैं। तो प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापमान पर पकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 121 सेंटीग्रेड तापमान पर पकता है प्रेशर कुकर में भोजन। काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है, तो एंजाइम क्रिया है। ठीक है, काटने पर अगर सेब काला हो जाता है तो उसमें क्या है, एंजाइम मौजूद होता है, एंजाइम क्रिया है। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है, तो वो है पपीता में। पपीता में क्या है, लाइकोपिन पाया जाता है। जैम बनाया जाता है फल के गूदे से। जैम बनाया जाता है फल के गूदे से। ठीक है, जैम फल के गूदे से बनाया जाता है। जैम बनाने के लिए अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सेब आदि जैसे फलों के गूदे को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ एक साथ तब तक उबाला जाता है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, तो वह है पैक्टिन। पैक्टिन तत्व क्या करता है, जैम या जेली बनाने की विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है, तो भूनना कहलाती है। या क्या है, भूनना कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। डॉट डॉट का उपयोग ब्रेड बनाने की में किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो खमीर
क्या है, खमीर के लिए किया जाता है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो किसका उत्कृष्ट उदाहरण है, तो वो है डेक्स्ट्रिनाइजेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। डेक्स्ट्रिक यहाँ पर अगर बात की जाए डेक्सिट्राइजेशन पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत ही आता है या स्टार्च के ऊर्ध्व विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है। जब यह चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, डेस्टिनाइजेशन है। याद रखिएगा, डेस्टिनाइजेशन है। चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक होता है तो बीटालिंस होता है। याद रखेंगे, बीटालिंस के कारण चुकंदर का रंग इस तरह का होता है, क्योंकि उसमें वही वर्णक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में लगाइए। यानी किस तरह से हम अपनी डबल रोटी बनाते हैं, यानी या फिर कहेंगे डबल रोटी किस तरह से बनती है, ये हम देखते हैं। तो पहला क्या रहेगा, सामग्री चुनना। यानी हम कुछ भी बनाएंगे तो उससे पहले उसके लिए सामग्री चुनेंगे। पहला सामग्री चुनना। दूसरा क्या रहेगा ऑप्शन यहाँ पे, सामग्री का मिलाना। फिर तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, किण्वन करना, यानी इनमें आपस में वो करना, बेकिंग। और फिर क्या रहेगा, तो बेकिंग करना, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, बेकिंग करना। और फिर उसके बाद जो रहेगा वो क्या है, ठंडा करना। यहाँ पे क्या रहेगा, जो नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 53 का क्या है आंसर, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनना है डी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पर ठंडा करना, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर काटना, फिर क्या करेंगे उसके बाद पैक करना। यानी हम फिर देन एंड में सबसे ज़्यादा पैक करेंगे। ठंडा हो जाएगा तभी तो हम काटेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामग्री चुनना, सामग्री को मिलाना, किण्वन करना, बेकिंग करना, ठंडा करना, काटना और पैकिंग करना। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। तो फोर्टिफाई किया जाता है तो याद रखेंगे विटामिन ए से। शक्कर यानी चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो जैसे हम शक्कर को क्या करते हैं, ताप के रंग में मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन हो जाता है। खाना पकाने की विधि जिसमें यहाँ पे इडलियाँ बनाई जाती हैं वह है, तो प्रत्यक्ष यानी सीधे भाप से हम क्या करते हैं, इडली बनाते हैं। अब तो इडली बनाने के लिए क्या है, एक कुकर टाइप से आ गया, यानी आप उसके जो सांचे हैं उनमें उस मिश्रण को रखिए और इडली बनकर तैयार हो जाती हैं उसी टेम्परेचर पर। ठीक है। देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि ढोकला, इडली और यहाँ पे मोमोज, फरा आदि इसी से बनते हैं, इसी प्रोसेस से। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज भाप के संपर्क में आता है वह विधि क्या कहेगी, तो भूनना कहेगी। ठीक है, खाना बनाने की विधि जिसमें क्या है, खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है तो वो कौन सी विधि होगी, तो भूनना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 तरह से की जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग एजेंट है, लीवनिंग एजेंट है, फ्लेवर यहाँ पे है, एनहेंसर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हें आपस में मिलाना है, सूची में करना है कन्वर्ट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे बेंजोइल ऑयल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे बेंजोइक ऑयल या बेंजोइक अम्ल कहेंगे।
ये इधर मिल जाएगा, इसको क्या कहेंगे तो बेंजो, यहाँ पे इसको कहेंगे बेंजोइक अम्ल। अगर नेक्स्ट बात करें स्टेबलाइजिंग एजेंट की, तो ये क्या हो जाता है, ये गम एरोवी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग एजेंट को, तो लिविंग एजेंट क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर बात करें फ्लेवर यहाँ पे अनहेंसर की, तो फ्लेवर अनहेंसर क्या है तो मोनोसोडियम, मोनोसोडियम क्या है ये यहाँ पे ग्लूटा मेट है। तो इस तरह से यहाँ पे आपस में ये मिल चुके हैं। चलिए जेली के पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा तो सही क्रम की बात की जा रही है, तो सही क्रम में हमें क्या करना है व्यवस्थित करना है, जिससे कि हमें पता पड़े हमारी जेली किस तरह से उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जो करते हैं देन वो क्या करते हैं, फलों को धोकर काटें, तभी तो हम जेली बनाएंगे, तो फल को धोकर काटो, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबरिंग डालते जाते हैं, 1 नंबर, आप पूरा दिखा रहा हो, अब विजुअल हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फलों को धोकर काटेंगे, फिर फलों को धोकर हमने काट लिया, तो फिर हम क्या करेंगे उनके साथ फलों को साइट्रिक अम्ल और जल के साथ तब तक उबालेंगे जब तक कि वह गल ना जाए, क्योंकि भाई गलेंगे तभी तो हम क्या करेंगे उनकी जेली बना पाएंगे। फिर हमें क्या करना है, मिश्रण को महीन कपड़ों में छान कर उसका कुछ साफ निचोड़ निचोड़ निकालो, ठीक है। महीन कपड़े में छानेंगे, यानी गंदा नहीं निकालना है, साफ और निचोड़ निकालो। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि निचोड़ में पैक्टिन की मात्रा को टेस्ट करो, तो जो निकल के आया उसमें क्या करना है, हमें पैक्टिन की मात्रा को टेस्ट करना है, तो हमारा चौथा ये हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फिर हमने टेस्ट कर लिया, फिर निचोड़ में चीनी डालकर बिना हिलाए तेज़ आंच पर उबालना है। तो यानी निचोड़ में चीनी डालकर हम क्या करेंगे तेज़ आंच पर पकाएंगे, ये क्या हो जाएगा 5वां हो जाएगा। फिर क्या करा जाएगा तो तेज आंच पर उबालो, फिर क्या करा जाएगा तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करो, तो तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करो। फिर जो रहेगा गर्म मिश्रण जीवाणुहीन, या क्या है यहाँ पे गर्म मिश्रण क्या करना है जीवाणुहीन, यानी ये गर्म मिश्रण जीवाणुहीन, तो यहाँ पे वर्तमान में डालो। तो यानी हमें गर्म मिश्रण को ऐसे स्टोरेज करना है जिसमें क्या हो कोई भी जीवाणु ना हो। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पकाने की विधि में अंडे की निम्नलिखित गुणवत्ताएं प्रयोग होती हैं, यानी ऐसे खाद्य पदार्थों को ढूंढना है जिनमें क्या है अंडे को मिलाया जाता है, या अंडे बिना वो खाद्य पदार्थ बनते नहीं हैं। आप कैसे भी समझ सकते हैं, या तो वो अंडे बिना बनते नहीं हैं या जिनमें अंडे को मिलाया जाता है। खाद्य पकाने की विधि में अंडे में निम्नलिखित गुणवत्ताएं उपयोग होती हैं, तो देख लेते हैं इस तरह से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी गुणवत्ताएं क्या होती हैं उपयोग होती हैं। तो यहाँ पे पहला रहेगा, थोड़ा ये फोटो क्लियर नहीं है तो यहाँ पे इम्लिसिफिकेशन रहेगा। देन उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा तो लेवलिंग, या यहाँ पे विलवीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, तो मेलार्ड अभिक्रिया है तो दूध और चीनी को देर तक पकाना, इसमें मेलार्ड अभिक्रिया क्या है उत्पन्न हो जाती है। ब्रेड बनाने की विधि को सही क्रम से लगाइए, क्योंकि ब्रेड बनाने की विधि अभी हमने देखी थी, अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैदा और नमक को छानिए, फिर यहाँ पे ईस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डालिए, फिर गुथे आटे को खमीरीकरण के लिए रखो, फिर गुथे आटे को नोक सेक कीजिए, फिर ब्रेड के सांचे में डालिए और कितना 450 फ़ारेनहाइट पर क्या करना है यहाँ पे बेक कीजिए। तो इतना हमें प्रोसेस करना है।
तब हमारा क्या मिलेगा हमें, तब हमारा ब्रेड तैयार होगा। अगर यहाँ पे हल्दी, बेसन और सरसों और दूध की बात की जाए तो इनमें क्या क्या मिलाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पे हल्दी में मेटालिन येलो मिलाया जाता है। अगर बात की जाए हल्दी में तो यहाँ पे मेटालिन येलो मिलाया जाता है। बेसन की बात करें तो बेसन में हम क्या मिलाएंगे, तो बेसन की अगर बात करी जाए तो लेथिरस सेटी यहाँ पे कहाँ गया, लेथिरस सेटिवस मिलाते हैं बेसन में। अगर सरसों के तेल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या मिलाएंगे सरसों के तेल में, तो याद रखेंगे ऑर्जिमोन मिलाएंगे। अगर दूध की बात की जाए तो दूध में स्टार्च मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दूध की जगह पानी नहीं है, तो हम क्या मिला देंगे, दूध में स्टार्च मिला देंगे। ये श्रृंखला है जो आपको 2 पार्टों में मिलेगी। आज इसका ए पार्ट है, कल जो आएगी तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। नम पाक क्रिया और ठंडा करने के दौरान अनाज में होने वाले परिवर्तनों को क्रमबद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्रमबद्ध करना है नम पाक और अनाज में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्रमबद्ध करने पर हमें जो मिलेगा उसे क्या रहेगा, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा पानी सोखना। जब पानी सूख जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर है लसीलापन में परिवर्तन हो जाएगा। भाई पानी सूख गया तो लसीलापन में परिवर्तन हो जाएगा। फिर रिक्रिस्टेशन, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन करना हो जाएगा। फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ये करने के बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे है यहाँ पे रिट्रोग्रेशन करना हो जाएगा। पहले रिट्रोग्रेशन करना, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन करना हो जाएगा, फिर देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सिनेरिस हो जाएगा, यानी सिनेरिस हो जाएगा। तो इस क्रम में हम इसे देख सकते हैं, पानी सोखाना, लसीलापन में परिवर्तन करना, रिट्रोग्रेशन करना और रिक्रिस्टलाइजेशन करना और सिनेरिस करना। चलिए खाद्य पदार्थ देख लेते हैं, रंग द्रव्य देख लेते हैं। तो खाद्य पदार्थों की बात की जाए, जो चुकंदर है, गाजर है, प्याज है, पालक है, तो ये इनका रंग किस कारण परिवर्तित होता है, इस पर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको दे चुके हैं। आज वो नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दे चुके हैं। अगर चुकंदर की बात की जाए तो बीटालिन के कारण चुकंदर का रंग लाल हो जाता है। अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर का क्या है, तो कैरोटीनॉइड्स के कारण गाजर का रंग लाल हो जाता है। अगर बात की जाए प्याज की, तो यहाँ पे प्याज को क्या है, तो यहाँ पे फ्लेवोन के कारण प्याज का रंग क्या है, लाल हो जाता। अगर पालक को देखा जाए तो पालक को क्या कहेंगे, क्लोरोफिल के कारण पालक का रंग लाल हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी लंबी श्रृंखला है, तो हम इसका आज ए पार्ट देंगे और बी पार्ट हम जल्दी ही इसका आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है, तो किसके कारण, तो छेना मुर्री के कारण क्रिस्टलीकरण होता है। अभिकथन और कारण को देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है खाद्य पदार्थों को आर्द्रताप और पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका यहाँ पे ग्लाइसिसिक प्रभाव बढ़ जाता है। और कारण कह रहा है आर्द्रताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण हमने देखा, और दोनों ही अपनी बातें रख रहे हैं। इनमें होता क्या है कि पहला क्या कह रहा है, पहले के अकॉर्डिंग दूसरा यानी कारण क्या बता रहा है, ये हमें दोनों ही चीज़ें याद रखनी होती हैं। यह दोनों ही कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए या पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ए और आर दोनों सही बनेगा। अभिकथन और कारण देख लेते हैं। स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि कारण कह रहा है वे अपनी स्वयं के विशिष्ट स्वाद को छोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 68 का, वो क्या रह जाएगा, तो वो हो जाएगा दोनों सही है।
अभिकथन कह रहा है पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने व उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। और कारण क्या कह रहा है, पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, इसीलिए उनके पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन कह रहा है हरी सब्जियों को पकाते समय उनमें सोडा यहाँ पे है बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हो जाता है या चमकदार हरा हो जाता है, अभिकथन कह रहा है। चलिए अभिकथन के बाद अगर कारण की बात करें तो कारण क्या है, तो क्लोरोफिल नामक वर्णक क्षारीय वातावरण में फियोफाइटिन नामक पदार्थ में परिवर्तित तो क्या करते हैं, हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ए सही है और गलत है। अभिकथन कह रहा है माइक्रोस्कोपिक जांच मानवीकृत तंतुओं के लिए पुष्टिकरण जांच है, जबकि कारण क्या कह रहा है, मानवीकृत तंतुओं की स्पष्ट लाक्षणिक माइक्रोस्कोपिक आकृति होती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, तो दोनों ए और आर गलत हैं। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे रिट्रोग्रेशन परिवर्तन होता है अनाज पकाते समय। अगर बात की जाए तो ये क्या है, तो इमाइलोपैक्टिन श्रृंखला है, चैन है ये। इमाइलोपैक्टिन क्या करती है, ये चैन है, इनके द्वारा पदार्थों को अधिक देर तक पकाया जाता है, तब उसमें क्या हो जाता है, रिट्रोग्रेशन का क्रिया होती है। पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे है प्रतिशत का तरीका प्रयोग किया जाता है। अभिकथन और कारण देख लेते हैं। अभिकथन ए कह रहा है तो मेयानीज एक स्थिर यहाँ पे क्या है, इमल्सन है, जबकि कारण कह रहा है मेयानीज में चीनी, नमक व अम्ल का स्थायी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए सही है और गलत है। चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो चॉकलेट किस तरह से निर्माण होती है उस प्रक्रिया को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया की, तो यहाँ पे जो पहला रहेगा वो क्या रहेगा, भूनना, फिर उसके बाद जो रहेगा पीसना, फिर उसके बाद जो रहेगा वो अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, फिर उसके बाद जो रहेगा मिश्रण बनाना, मिश्रण बनाने के बाद देन हम क्या करेंगे, कोचिंग करना यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, ये करने के बाद फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे इसे देख लेते हैं, अगर वहाँ क्लियर इमेज नहीं है तो भूनना, पीसना, अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाना, मिश्रण करना, कोचिंग करना और टेम्परिंग करना और सांचे में ढालना। तो इस तरह से आपकी डेयरी मिल्क क्या है, बनके तैयार हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या है, डेयरी मिल्क बनके तैयार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए इनवॉइस की, विवरण पत्र की, यहाँ पे है सैटेलाइटिंग की, फैक्टर विधि की, BARS की और प्रतिशत विधि की। आपको बता देंगे UGC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से UGC आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है। तो इनवॉक्स की बात की जाए तो इनवॉक्स क्या है, तो ये होता है खरीदना। ठीक है, ये किससे मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ खरीदना। फिर है विवरण पत्र की, तो ये क्या होता है, प्रदर्शित करने की योजना, प्रदर्शित करने की योजना। ठीक है, फिर उसके बाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर है सैटेलाइटिंग, यानी यहाँ पे है कमिश्नरी सेवा। ठीक है, सैटेलाइटिंग यानी कमिश्नरी सेवा। फिर वह फैक्टर विधि, अगर फैक्टर विधि की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी, उत्पादन का मुख्य निर्धारण। फैक्टर विधि क्या हो जाएगी, उत्पादन का मुख्य निर्धारण। VARS क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनुपालन एवं मूल्यांकन हो जाएगा, अनुपालन एवं मूल्यांकन हो जाएगा VARS। ठीक है, प्रतिशत विधि की अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी प्रतिशत विधि पाक विधि का समायोजन। प्रतिशत विधि क्या हो जाएगी, पाक विधि का समायोजन। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाक विधि समायोजन की प्रतिशत विधि को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आवश्यक उत्पाद का कुल वजन निर्धारित कीजिए।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाक विधि में सभी सामग्रियों को ग्राम इकाई में परिवर्तित कीजिए और खाया जाने वाला भाग निर्धारित कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर सामग्रियों को अनुपात जांचें और उचित संतुलन में होना चाहिए। फिर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाए जाने वाले भाग का प्रयोग करते हुए सामग्रियों को कुल वजन कीजिए। जब हम कुल वजन कर लेंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर आवश्यक मात्रा में सामग्री की सही मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या को कुल वजन में गुणा कीजिए। जब हम गुणा कर लेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हो जाएगा कुल वजन के संबंध में प्रत्येक सामग्री के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इस तरह से जो कूट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे है वेंचिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित तालिकाओं में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो सही विकल्प कौन सा है, उस पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे है रोस्टिंग व फ्राइंग। यूजीसी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोस्टिंग व फ्राइंग क्या है, सही विकल्प है। फलों और सब्जियों को यहाँ पे उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। तो ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग वही विधि है उबलते जल में गर्म करने की, भाप में या जल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये श्रृंखला काफ़ी लंबी थी तो हमने इसको 2 पार्टों में बना दिया। आज हमने पार्ट ए देखा है, कल हम पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पे है सर्टिंग यानी चर्बी, और अगर बात की जाए तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा ऑप्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन है, खमीरीकरण है, टेक्सस्टरीनाइजेशन है और जिलेटिनाइजेशन है। तो यहाँ पे इन्हें आपस में मिलाना है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बात यहाँ पे देखते हैं सर्टिंग यानी चर्बी की बात करें तो मैथारी है, इमल्सिफिकेशन की बात करें तो मेयोनज है, और खमीर की बात करें तो जलेबी है, और यहाँ पर टेक्सटिनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर टोस्टेड ब्रेड है, और यहाँ पर जिलेटिनाइजेशन की बात करें तो कस्टर्ड है। वसा गर्म करने पर यहाँ पर विघटन से होने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे सही क्रम में लगाना है जो विघटन से परिवर्तन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, सही क्रम को देखना है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर सही क्रम की बात करें कि क्या रहेगा, तो पहला क्या हो जाएगा, वसा को गर्म करना। फिर देन उसके बाद पहला क्या है, वसा को गर्म करना। दूसरा रहेगा यहाँ पे जल अपघटक में फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलाना। फिर चैन का पायरोलिसिस करना, कहाँ है चैन का, फिर हमें क्या करना है, फिर 60 चैन फैटी में क्या करना है, इसको परिवर्तित करना है, फैटी अम्ल बनाना है। फिर यहाँ पे है रेंसिड, यहाँ पे गमक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऑप्शन बन जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वसा को गर्म करना है, जल अपघटन में फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल को मिलाना है, चैन का पायरोलिसिस करना है, सर्ट और चैन फैटी अम्ल को बनाना है, और रेंसिस गमक है। भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका है। तो अंडे की क्या भूमिका है भोजन बनाने में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। अंडे की भूमिका तो यानी पहला जो रहेगा वो है मिश्रण की स्थिरता। फिर जो रह जाएगा वो है खमीरीकरण का पदार्थ, और फिर जो रह जाएगा वो है गाढ़ा बनाने, जहाँ पे गाढ़ा बनाने का पदार्थ, और फिर झाड़ बनाना। तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इस तरह से देख लेते हैं क्या रहेगा, तो लाइकोपेन यानी टमाटर हो जाएगा, और फ्लेवोनोइड्स क्या हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा। सेलेनियम क्या हो जाएगा, समुद्री खाद्य पदार्थ हो जाएगा। विटामिन ई क्या हो जाएगा, गेहूं का अंकुर हो जाएगा। और कुमारिन क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगी। अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों को क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। किस तरह से आप अमरूद की जेली बना सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। तो अमरूद की जेली हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अमरूद की कतलियों में काटें, यानी अमरूद को हमें क्या करना है, काट देना है। फिर अमरूद को कतलियों को 40 से 45 मिनट तक पकाएं। फिर मिश्रण को महीन कपड़े में बिना दबाए छान लें, यानी दबाना नहीं है, बिना दबाए छान लेना।
फिर पैक्टिन की मात्रा को जांचने के लिए अल्कोहल टेस्ट करें। फिर निचोड़ में चीनी और अम्ल डालकर पकाएं। फिर तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करें और फिर मिश्रण को जीवाणुहीन बर्तन में डाल दें, यानी ऐसा बर्तन लें जो सूखा हुआ हो, जिसमें कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया ना हो। यहाँ पे ये यहाँ से यानी 85 से हम जो क्वेश्चन देन आगे लेंगे, यानी ये 150 तक की श्रृंखला है, तो 85 से जो क्वेश्चन हम आगे लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। तो ठीक है, आज की हमने श्रृंखला कंप्लीट की। नेक्स्ट श्रृंखला जो हमारी रहेगी, अरे नहीं अभी तो और है, सॉरी 85 से आगे और देखते हैं, अभी तो और है। चलिए अब नेक्स्ट श्रृंखला में से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 85 तक, 85 से हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी आज ए पार्ट है इसका, देन दूसरा पार्ट हम बी पार्ट में इसको जितने भी रह जाएंगे सब कवर कर लेंगे। तो आज की श्रृंखला के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हैं तो ये पाठ की जो श्रृंखलाएँ चल रही हैं, अभी जो श्रृंखलाएँ चल रही हैं 4-5 दिन की जो क्लासेस हैं, वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सारी PDF किसी दिन अपलोड कर दी जाएंगी, किसी दिन का मतलब ये है मे बी कि फरवरी में ही अपलोड कर दी जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।